हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिक फंडामेंटल्स। मैं आपका दोस्त रावल सिंह राजपुरोहित और आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट रदरफोर्ड मॉडल इन द डिटेल। तो आप बिल्कुल समझने की सारी चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अपन ने थॉमसन मॉडल और जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई उसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कैसे जो एक निर्वात ट्यूब ली गई, वैक्यूम ट्यूब ली गई और उसमें जो एक्सपेरिमेंट कर इलेक्ट्रॉन की खोज की और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज ही बेसिकली वैसे ही हुई। और उसके बाद जो है थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। थॉमसन ने ये बोला था कि जो एक एटम है वो एक वाटरमेलन तरबूज के जैसे होता है, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो बीजों की तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है एक एटम के अंदर। ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। आज के सेशन में हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, क्या एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकले, क्या ऑब्जर्वेशन हुए, ठीक है। और उसके बाद जो है रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले रदरफोर्ड और उनके दो विद्यार्थी थे, दो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, प्रेक्षण प्राप्त हुए, ठीक है। समझना, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक सोने की पतली झिल्ली ली, उस पर अल्फा कणों की बमबारी करी और उससे उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुए, कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए। उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले, निष्कर्ष निकाले, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयोग करने के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए, प्रेक्षण प्राप्त हुए, प्रेक्षणों से क्या निकले, निष्कर्ष निकले। और निष्कर्ष निकलने के बाद रदरफोर्ड ने अपना जो एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। बात सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए रदरफोर्ड और उनके जो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था हैंस गीगर और दूसरे का नाम था अर्नेस्ट मॉर्सेडेन। रदरफोर्ड और दोनों वैज्ञानिकों ने एक सोने की पतली झिल्ली, सोने की कितनी पतली झिल्ली, 100 नैनोमीटर की, 100 नैनोमीटर। 1 नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, 10⁻⁻⁹ नैनो का मतलब होता है। तो मतलब बहुत छोटा, बहुत ही पतली झिल्ली ली, सोने की बहुत ही थिन फॉइल ली, सोने की पतली झिल्ली ली और उन पर हीलियम के न्यूक्लियस की बमबारी करी। मैं सारी चीजें समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। हो सकता है ये रदरफोर्ड मॉडल आपने पहले पढ़ा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस सेशन में अपन पॉइंट टू पॉइंट इस मॉडल की सभी बारीकियों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक सोने की बहुत ही पतली झिल्ली ली रदरफोर्ड और उनके दो विद्यार्थी थे, क्या नाम था, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मॉर्सेडेन, दोनों विद्यार्थी। और रदरफोर्ड ने क्या बोला, एक सोने की पतली झिल्ली ली और उस पर अल्फा कणों की बमबारी करी। अभी अल्फा कण ध्यान रखना और एक चीज दिमाग में बिठा लो कि अल्फा कण जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं अल्फा कण, ठीक है। तो अल्फा कणों की बमबारी की। अब साहब अल्फा कण कैसे होते हैं, कहां से कण लेके आए, इन सभी चीजों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन समझेंगे। रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने एक पतली झिल्ली ली सोने की और उस पर अल्फा कणों, हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है। हीलियम में से हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर आपने +2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। तो फिर क्या हो जाएगा, इस पर He 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, बोलो, ठीक है। तो 2+ हो जाएगा हीलियम। और हीलियम बेसिकली अपन कह सकते हैं कि ये हीलियम का क्या है, नाभिक है, ठीक है। तो हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एमिट कराकर हीलियम के न्यूक्लियस की बमबारी करी। और ये किस फॉर्म में होता है, ये लाइट के फॉर्म में होता है, प्रकाश होता है और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बेसिकली इन्होंने प्रकाश डाला, किस पर डाला, और उस प्रकाश में किसके कण थे, हीलियम के कण थे, बोलो, हीलियम के कण, जिन्हें अल्फा कण भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। अल्फा कणों को उसने सोने की पतली झिल्ली पर डाला और उससे कुछ प्रेक्षण उन्हें प्राप्त हुए, उसके आधार पर रदरफोर्ड मॉडल दिया गया, ठीक है। रदरफोर्ड और उनके वैज्ञानिकों ने सोने की पतली झिल्ली
कितनी पतली झिल्ली, 100 नैनोमीटर पर अल्फा कणों हीलियम +2 की बौछार की सोने की झिल्ली के आसपास, और जो सोने की झिल्ली रखी उसके आसपास एक स्क्रीन लगाई, उसके आसपास क्या लगाई, एक स्क्रीन लगाई जिसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन या फिर आप कह सकते हो हिंदी में प्रतिदीप्तिशील स्क्रीन, ठीक है, जिस पर अगर कोई कण पड़े तो उसमें एक चमक उत्पन्न हो, ऐसी एक स्क्रीन लगाई, फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं बेसिकली उसको। जब अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न होती है, उस स्क्रीन में चमक उत्पन्न होती है। ये रदरफोर्ड का प्रयोग था और इस प्रयोग से उन्हें कुछ प्रेक्षण प्राप्त हुए, ठीक है। तो चर्चा करते हैं उन प्रेक्षणों के बारे में भी, ठीक है। तो देखो क्या कैसे प्रयोग किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने यहां पर एक सोने की पतली झिल्ली ली, ठीक है, चीजें समझ में आ गई। सोने की पतली झिल्ली ली, कितनी पतली झिल्ली, 100 नैनोमीटर की ली, और उस पर क्या डाले, अल्फा कण डाले। अल्फा कण मींस हीलियम, हीलियम के कण। अल्फा कण का मतलब प्रकाश ही होता है, उस प्रकाश में कौन से पार्टिकल्स होते हैं, हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं। और हीलियम +2 का मतलब है हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। बेसिकली हीलियम का नाभिक ही बचेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो परमाणु की संरचना अगर अपन पता करने की कोशिश करें तो ये मैंने आपको पहले बता दी थी एक बार। अभी तक अपन परमाणु संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी को पता करने की कोशिश कर रहे हैं जो वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए थे। लेकिन मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बता दी कि बीच में नाभिक होते हैं और बाहरी कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस एटम को गर्म करें तो इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जा सकता है, इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 का मतलब यह है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रॉन आपके मौजूद है कितने, 2, प्रोटॉन कितने हैं, 2, ठीक है। तो आपने कब, जब इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे, अभी ये इस पर टोटल हीलियम पर चार्ज कितना है, +2 और -2 कितना हो जाएगा, 0, बोलो। तो यहां पर माइनस के भी 2 और प्लस के भी 2, अगर आपने माइनस वाले दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकाल दिए तो पीछे क्या बच जाएगा, +2। इसीलिए हीलियम He आप 2+ भी इसको लिख सकते हो। इसका मतलब होता है हीलियम का नाभिक या 2 इलेक्ट्रॉन आपने उसमें से बाहर निकाल दिए, इसको अल्फा कण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकाश लाइट में क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं, ठीक है। तो क्या लिया इसने, सोने की पतली झिल्ली ली और उस पर जो है अल्फा कणों की बमबारी करी, रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा कणों की बमबारी करी। ये हम ले लेते हैं एक सोने की पतली झिल्ली, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अपन ले लेते हैं ये एक सोर्स ले लेते हैं अल्फा कणों का, ये अपना है साहब अल्फा कणों का सोर्स। ठीक है, और यहां से यहां पर ये इस लाइट को यहां से डालते हैं, यहां पर 1-2 धातु या फिर यहां पर लेड ले लेते हैं Pb, ठीक है, ताकि प्रकाश की पुंज है जो सीधी निकलकर इस जो है सोने की पतली झिल्ली पर जाए। यहां से बिल्कुल जो इसका गैप है बिल्कुल मिनिमम होता है, ये इसमें से गैप लिया, यहां से सोने की पतली झिल्ली पर ये प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश के रूप में होगा, काफी किरणों के रूप में जाएगा इस पर, सोने की झिल्ली पर। और इस झिल्ली के चारों ओर क्या लगा देते हैं, एक देखो इस सोने की झिल्ली के आसपास वृत्ताकार रूप में एक प्रतिदीप्तिशील स्क्रीन लगा देते हैं। तो वृत्ताकार रूप में अपन इस सोने की पतली झिल्ली के चारों ओर अपन ने क्या लगा दी, ये स्क्रीन लगा दी, ठीक है। ये स्क्रीन ऐसी है, इस पर यदि कोई पार्टिकल टकराएगा, अल्फा पार्टिकल, तो उसमें चमक उत्पन्न होगी। ये एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड और उनके 2 विद्यार्थी हैंस गीगर और नेस्ट मर्सडेन का, ठीक है। क्या लिया उन्होंने, अल्फा कण, जो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा कण का सोर्स है जिसमें से अल्फा कण को निकाला जाता है, यूं समझ लो अल्फा गन है, ठीक है। यहां से अल्फा कण डाले जाएंगे, ये Pb के 2 टुकड़े लिए जिसके बीच में से, ताकि ये जो रेज है वो सीधी डायरेक्टली इस जो सोने की पतली, जो द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, सोने की पतली झिल्ली पर सीधी ये किरणें पड़े। और
अब यहां पर देखेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस प्राप्त होंगे कि सोने की पतली झिल्ली पर ये प्रकाश डालने पर हमें क्या प्राप्त होता है। बहुत ही पतली झिल्ली है, बहुत ही थिन है। तो यहां पर इस प्रयोग में समझ में आ गया, सोने की पतली झिल्ली पर ये आपने प्रकाश डाला तो यहां पर क्या होता है दोस्तों कि यहां पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। रदरफोर्ड को क्या होता है, बहुत सारी विकिरण, बहुत सारी रेडिएशन, बहुत सारी रेज जो है वो इस अल्फा जो भी अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे गुजर जाते हैं यहां से। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है वो कहां कैसे गुजर जाते हैं, सीधे गुजर जाते हैं। मतलब कि इस फॉइल को क्रॉस करके सीधे गुजर कर कहां टकराते हैं, इस स्क्रीन पर टकराते हैं। तो इस स्क्रीन पर अपने को एक चमक उत्पन्न होती है। ये चमक अपने को दिखाई दी। इसका मतलब ये किरण यहां से आ रही थी और यहां चली गई, तब हमें बिल्कुल पता चल गया कि ये किरण सीधी गई है, ठीक है, क्योंकि यहां टकरा रही है बिल्कुल ये इस स्क्रीन के पास में। तो यहां पर ये ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इनको मिला कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स, अधिकतर प्रकाश जो है इस सोने की पतली झिल्ली को क्रॉस कर सीधे निकल जाता है, बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी विसरित नहीं होता है, बिल्कुल भी झुकता नहीं है किसी भी एंगल पर। तो ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहला प्राप्त हुआ कि अधिकांश प्रकाश, इसका मतलब ये है, इसका मतलब बहुत ही इस ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशन से यह पता चल गया कि इस सोने की पतली झिल्ली में पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम है, या बहुत ही जो है उसका जो आयतन है वो छोटा है, बहुत ही कम आयतन में सिमटा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज बिखरा हुआ होता, नाभिक बिखरा हुआ होता, तो फिर ये अल्फा कण जो है, ये अल्फा पार्टिकल, ये रेज है, जो अल्फा पार्टिकल्स रेज है, ये अल्फा कण है। तो अल्फा कण क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो ये प्लस प्लस से जब टकराता है तब क्या होता है, बोलो, आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस पॉजिटिव से टकराता है, कोलिजन होती है, तब क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, रिपल्सन होता है। तो यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज से ये टकराया होता, ये अल्फा पार्टिकल, यहां पर कोई और इस सोने की पतली झिल्ली में कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो यहां पर प्रतिकर्षण होता और ये किसी ना किसी एंगल पर जो है झुक जाती ये किरणें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधिकांश किरणें, मेरी बात समझना, अधिकांश किरणें जो है इस सोने की पतली झिल्ली को क्रॉस कर सीधे निकल गई। और सीधे निकलकर कैसे पता चला सीधे निकल गई? क्योंकि जहां से किरण जा रही थी उसी सेम जगह पर यहां पर क्या अपने को चमक उत्पन्न दिखाई दे रही थी। किस पर? फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। मैं इसको लिख सकता हूं, प्रतिदीप्तिशील स्क्रीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ कि अधिकांश किरणें सीधी निकल। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये प्राप्त हुआ कि कुछ किरणें जो है कम कोण से और कुछ किरणें हैं वो बहुत अधिक कोण से डिफ्लेक्ट हुई। कुछ किरणें हैं जो कम कोण से, मान लो यहां टकराई और अपने को कहां मिल गई, यहां मिल गई, ठीक है। ये वाली किरण मान लो यहां टकराई और फिर ये डिफ्लेक्ट कहां हो गई, यहां पर हो गई, तो ये एंगल बनेगा कुछ कम कोण से। और मान लो ये किरण यहां पर गई और यहां से टकराने के बाद कहां मिल गई, यहां पर मिल गई, इसकी चमक यहां उत्पन्न हुई, ठीक है। ये यहां जा रही, मैं इसको डॉट डॉट करके लिख दूं तो इसका कोण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखो ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, ठीक है। कुछ कम कोण से और कुछ अधिक कोण से डिफ्लेक्ट हुई। तो ये ऑब्जर्वेशन इनको प्राप्त हुआ कि बहुत कम किरणें, ऐसी बहुत कम किरणें थी जो अलग अलग कोणों पर डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन अधिकांश किरणें हैं जो सीधी निकल गई। तीसरा ऑब्जर्वेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुआ कि लगभग 20,000 में से एक कण, लगभग 20,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, मतलब यहां टकराया और यहीं से ये पूरी की पूरी किरण है जो वापस लौट गई, इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। 20,000 में से लगभग एक कण, मतलब कि बहुत ही कम कण, बहुत ही कम कण जो प्रत्यास्थ टक्कर कर पाए, ठीक है, बिल्कुल फेस टू फेस कॉलिजन जो जिसे बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक कॉलिजन, वो बहुत ही कम कण कर पाए और इसके कारण ये जो है वो पार्टिकल मूव होकर वापस 180 डिग्री पर उसी डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो यहां से ये पता चला। अब देखो ये 180 डिग्री पर क्यों आया, यहां से बहुत सारे निष्कर्ष निकले। समझने की कोशिश करना, मैं सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए
हीलियम पर है चार्ज +2, कितना है +2, और हीलियम जो है बहुत ही बड़ा होता है, जो अल्फा पार्टिकल है वो बहुत ही बड़ा होता है, यूं समझ लो। तो अल्फा पार्टिकल यहां पर +2 गया, और यहां पर जो सोने की झिल्ली के अंदर जो नाभिक है, सोने की झिल्ली के अंदर जो नाभिक है, जो नाभिक से टकराएगा तभी डिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो नहीं डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तब तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, या खाली जगह से जाएगा तो भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से ही टकराएगा तब ही डिफ्लेक्ट होगा, और तभी जो है वो एक एंगल पर डिफ्लेक्शन प्राप्त करेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर रेस जो है, ज्यादातर किरणें सीधी निकल गई, बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हुई, बिल्कुल सीधी निकल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम है, अधिकांश जगह जो है वो क्या है, खाली है। अधिकांश जगह क्या है, खाली है। इससे ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश जगह है जो खाली है। और धनावेश जो है वो बहुत ही कम है, धनावेश यहां पर केंद्रित है, क्या है, एक बहुत कम आयतन में केंद्रित है। धनावेश जो है बहुत ही कम आयतन में केंद्रित है, तभी तो ये जो जितना भी इसका धनावेश था, नाभिक का धनावेश, इसमें हो सकते हैं बहुत सारे नाभिक हो, क्योंकि सोने की झिल्ली में बहुत सारे सोने के भी नाभिक होंगे भाई। ठीक है, तो सोने के नाभिक, Au के नाभिक वो भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि सोने के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे अणु होंगे, बहुत सारे कण होंगे, तो उनके सभी के नाभिक होंगे। लेकिन जितने भी नाभिक हैं उनका जो आयतन है वो बहुत ही छोटे स्थान पर है, और जो परमाणु की संरचना, इसमें भी बहुत सारे परमाणु है, तो परमाणु की संरचना वो यूं मान लो कि एक परमाणु इतना बड़ा है तो नाभिक इतना छोटा है। यहां से निष्कर्ष नहीं निकला, तभी तो पॉजिटिव से टकराएगा तब रिपल्सन होगा, बोलो। ठीक है, तो यहां से यह निष्कर्ष निकला कि जो धनावेश है उसका आयतन बहुत ही कम जगह पर है, बहुत ही कम आयतन में वो घेरा हुआ धनावेश, सारा धनावेश एक नाभिक का, एक परमाणु का सारा धनावेश एक बहुत ही कम आयतन पर इकट्ठा हुआ है, और उसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक की सबसे पहले खोज भी रदरफोर्ड द्वारा ही की गई थी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर बहुत ही कम आयतन में नाभिक समावेश है, यहां से नाभिक की खोज कि धनावेश जो है वो बहुत ही कम आयतन। ये रदरफोर्ड का प्रयोग चल रहा था, तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी दोस्तों, ये इस चीज का बहुत ही विशेष ध्यान रखना आपने। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज यहां तक हो चुकी थी। ठीक है, तो मैं एक बार ये रिपीट करा रहा हूं, फिर इसके प्रेक्षण के बारे में अपन चर्चा करेंगे, इससे आगे भी अपने को बढ़ना है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि रदरफोर्ड और उनके दो विद्यार्थियों ने क्या प्रयोग किया। एक सोने की पतली झिल्ली ली और उस पर अल्फा कणों की बमबारी करी, अल्फा कणों की बमबारी करी। तो उन्होंने तीन चीजें देखी। पहली चीज कि ज्यादातर अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, और इस सोने की पतली झिल्ली पर चारों ओर इन्होंने क्या लगाई, एक प्रतिदीप्तिशील स्क्रीन लगाई, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिस पर कोई अल्फा कण टकराएगा तो उसमें एक चमक उत्पन्न होगी, ऐसी एक स्क्रीन लगाई। तो यहां से जब अल्फा कण टकराते हैं तो यहां पर एक चमक उत्पन्न हो जाती है, तो पता चल जाता है कि कौन से अल्फा कण है वो कहां टकराए हैं। तो ये वाला अल्फा कण अगर यहां टकराए इसका मतलब ये सीधा गया है, और ये वाला अल्फा कण अगर यहां टकराया तो ये कम कोण पर झुका हुआ है, ये वाला अल्फा कण अगर यहां टकराया तो इसका मतलब ये अधिक कोण पर झुका हुआ है। सिंपल सी बात है। तो पहला ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर अल्फा कण है वो इस सोने की पतली झिल्ली को क्रॉस कर सीधे निकल जाते हैं, बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। तो इससे यह पता चला कि अधिकांश जो है परमाणु के अंदर खाली जगह होती है, खाली जगह है तभी तो वो किरण सीधी निकली। अगर पॉजिटिव होता तो टकरा कर डिफ्लेक्ट हो जाती, बोलो। इलेक्ट्रॉन होता तो हो सकता है वो उससे पेयर बना ले। ठीक है, तो यहां पर ज्यादातर जो जगह है वो परमाणु की खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होती है, ब्लैंक होती है, बोलो। दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा है कि इन्होंने बहुत कम किरणें ऐसी थी, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे वो कम कोण पर या ज्यादा कोण पर डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही ऐसी प्रत्यास्थ टक्कर बहुत ही कम हुई या फिर ये। और तीसरा ऑब्जर्वेशन जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, जिसमें यह बताया गया है कि 20,000 में से लगभग 20, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसके बारे में अभी अपन लिखेंगे, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर वापस आ जाता है, 180 डिग्री पर वापस आ जाता है, बोलो बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो पॉजिटिव, ये प्रत्यास्थ टक्कर हुई है, बिल्कुल इलास्टिक कॉलिजन हुई है। तो यहां पर हीलियम पर भी पॉजिटिव और यहां पर भी ये पॉजिटिव से टकराएगा तभी ही ये वापस रिपल होगी, नहीं तो नहीं रिपल होती। नहीं तो हो सकता है अगर यहां पॉजिटिव नहीं होता तो सीधी निकल जाती, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो
तो इसका मतलब यह है कि यह जो धनावेश है वो बहुत ही कम आयतन में, एक परमाणु के अंदर नाभिक का आयतन बहुत ही छोटा होता है। यूं समझ लीजिए कि अगर एक क्रिकेट ग्राउंड में एक बॉल है तो वो नाभिक है, अगर उस बॉल को आपने बीचों बीच क्रिकेट ग्राउंड में रखा है तो बॉल नाभिक है, और पूरा का पूरा ग्राउंड जो है, पूरा का पूरा मैदान वो परमाणु है। एक क्रिकेट का पूरा ग्राउंड परमाणु है और उसके बीच में जो बॉल पड़ी हुई है वो नाभिक है, अगर इनकी साइज की तुलना करें तो। यहां से इस प्रेक्षण से, इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने परमाणु और नाभिक दोनों की साइज की कैलकुलेशन भी की थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग इसने बताया था कि नाभिक की साइज जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, और एक परमाणु की साइज होती है वो 10⁻10 मीटर होती है, जिसको अपन लिखकर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आशा करता हूं क्लियर होगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर लिखकर जो भी है समझने की कोशिश करें, फिर अपन नेक्स्ट पर आते हैं। यस गाइज, तो देखेंगे इस प्रयोग से हमें क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए, क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए। बेसिकली रदरफोर्ड को क्या ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए, तो ऑब्जर्वेशन अपन लिखेंगे प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड को क्या निष्कर्ष, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, ठीक है, क्या रिजल्ट्स मिले इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखेंगे ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा रेज को डाली गई, कहां पर डालेगी, सोने की पतली झिल्ली पर, बहुत ही पतली झिल्ली, कितनी पतली झिल्ली, 100 नैनोमीटर की, उस पर डाली। तो अधिकांश जो किरणें है वो सीधी निकली, कुछ किरणें कम कोण पर डिफ्लेक्ट हुई, ये कम कोण पर डिफ्लेक्ट हुई और ये अधिक कोण पर डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो कुछ कम कोण पर, कुछ अधिक कोण पर डिफ्लेक्ट हुई, ज्यादातर अधिकांश जो है किरणें वो सीधी निकल गई। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रयोग किया, इनसे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, ये तीनों निष्कर्ष, ये तीनों ही ऑब्जर्वेशन इनको प्राप्त हुए। क्या, बिल्कुल ये मॉडल बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अधिकतर किरणें सोने की झिल्ली को पार कर सीधी निकल गई। नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। नंबर सेकेंड, कुछ किरणें कम कोण पर एवं कुछ किरणें अधिक कोण पर डिफ्लेक्ट हुई। कुछ किरणें कम कोण पर और कुछ अधिक कोण पर डिफ्लेक्ट हुई। सबसे महत्वपूर्ण तीसरा बिंदु, लगभग 20,000 कणों में से एक अल्फा कण पुनः 180 डिग्री पर विचलित हुआ। 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ। ये प्रेक्षण, मुझे अब आशा है कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो वापस समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इनसे क्या निष्कर्ष निकला उसके बारे में देखते हैं। अधिकतर किरणें सीधी गई, इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या निकला कि अधिकांश, परमाणु का अधिकांश भाग, मैं नंबर फर्स्ट करके यहां लिख रहा हूं, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। रिक्त है, ब्लैंक है। ठीक है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। नंबर सेकंड, क्या निष्कर्ष निकला
ठीक है। तो कुछ किरणें कम पर कुछ ज्यादा कोण पर डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब है बहुत ही कम किरणें ऐसा डिफ्लेक्ट हुई और लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वापस आया। इसका मतलब ये है कि जो एक परमाणु के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम आयतन में उपस्थित है। तो हम लिख सकते हैं परमाणु में धनावेश बहुत कम आयतन में उपस्थित है। परमाणु में धनावेश बहुत ही कम आयतन में उपस्थित है। धनावेश को अपन क्या कह सकते हैं? नाभिक कह सकते हैं। बहुत ही कम आयतन में उपस्थित है, इसीलिए जो है वो रिपल्सन है या विचलन है वो धनावेश के टकराव के कारण ही हीलियम के कण जब धनावेश से टकराते हैं तभी विचलन होता है, नहीं तो विचलन नहीं होता है। तो विचलन तो बहुत कम हुआ है, मतलब 20,000 में से एक कण जो 180 डिग्री पर पुनः लौट के आया है, इसका मतलब जो धनावेश है वो बहुत ही कम है। और यहाँ से एक निष्कर्ष इन्होंने और निकाला, मतलब कि नाभिक का आकार, या फिर अपन ये सेम ही बात है अलग से लिख सकते हैं, नाभिक का आकार इंपॉर्टेंट है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नगण्य है या फिर बहुत कम है, ठीक है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नगण्य है, ठीक है। आकार की बात करूं मैं तो आप लिख सकते हैं नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर और परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो ये है आपके प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस मिले, इनको 3 ऑब्जर्वेशंस मिले, क्लियर है। और ये है आपके निष्कर्ष, बहुत ही आसान है। पहले मॉडल, सबसे पहले प्रयोग, क्या प्रयोग किया पता चल गया। ये प्रयोग किया साहब, अल्फा रेज को किस पर डाला? सोने की झिल्ली पर। बहुत सी किरणें सीधी निकली और कुछ किरणें हैं जो कम और अधिक कोण पर डिफ्लेक्ट हुई, सिंपल सी बात है। और इस सोने की झिल्ली 100 नैनोमीटर की झिल्ली के चारों ओर क्या लगा दी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया है, तो अब मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये आपको 3 ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुए और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण जो है वो 180 डिग्री पर लौटकर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहीं से नाभिक की खोज होती है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ये जो निष्कर्ष है, ठीक है, ये मॉडल अपन ने काफी टाइम से ये पढ़ा है, लेकिन ये मॉडल इतना सही है, ठीक है। और ये निष्कर्ष क्या निकले हैं कि अधिकांश किरणें सीधी जाती है, इसका मतलब है कि परमाणु में अधिकांश जगह कैसी है? खाली, क्लियर है। नंबर 2, मतलब बहुत ही कम डिफ्लेक्शन होता है, इसका मतलब धनावेश का आयतन, धनावेश बहुत ही कम जगह में घिरा हुआ है और ये सारा धनावेश है वो इकट्ठा है, ठीक है। तो परमाणु में धनावेश या नाभिक बहुत ही कम आयतन में उपस्थित है, ठीक है। और ये सभी धनावेश क्या है? एक जगह केंद्रित है, मैं लिख सकता हूं। और एवं सभी धनावेश परमाणु के अंदर, एक परमाणु के अंदर, पूरी सोने की झिल्ली के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, इस झिल्ली के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है। तो सारी चीजें कंफ्यूजन क्लियर रखना, और भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मेरे व्हाट्सएप नंबर डाल दे रहा हूं, और आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वारीज, अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो बेझिझक, बिंदास, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है। तो एवं सभी धनावेश एक ही जगह पर केंद्रित है, ठीक है। सभी धनावेश एक परमाणु के अंदर, एक सोने की झिल्ली के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं के अपने अपने धनावेश एक ही जगह पर केंद्रित है और उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। सभी धनावेश एक ही जगह केंद्रित है, ठीक है। अब 20,000 में से एक कण वापस आ रहा है, इसका मतलब कि परमाणु में नाभिक का आकार बहुत ही छोटा है। नाभिक भाई नाभिक से ही टकराएगा तभी तो वापस आएगा। उस पूरी की पूरी जो बल्क में नाभिक है, बल्क में आपके पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम का कण वहीं से टकराएगा तभी तो आएगा, क्योंकि हीलियम का कण ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हीलियम का कण बड़ा है, छोटे धनावेश से टकरा कर तो ये पुनः वापस आ नहीं सकता, और प्रत्यास्थ टक्कर भी होनी चाहिए, तो नाभिक से ही टकराएगा बेसिकली। तो 20,000 में से एक कण टकराए, इसका मतलब नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो तीसरा निष्कर्ष, 20,000 में से एक कण टकराए, इसका मतलब नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नगण्य। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, बॉल अगर नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो
पूरा का पूरा ग्राउंड क्या है? पूरा का पूरा ग्राउंड है आपके एटम, पूरा परमाणु है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। आप ये प्रेक्षण और निष्कर्ष नोट डाउन कर सकते हैं। अभी तक हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया कि रदरफोर्ड मॉडल में जो क्या उसके प्रेक्षण थे, क्या निष्कर्ष थे, और प्रेक्षण और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड द्वारा एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल कहते हैं। तो अपन इस परमाणु मॉडल के बारे में अभी डिटेल में अपन चर्चा करने वाले हैं। प्रेक्षणों एवं परिणामों के आधार पर जो रिजल्ट्स और प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुए उनके आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल अपना प्रेजेंट किया, और उस एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें बताई गई है वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्या क्या बातें बताई है? ये है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, अपन कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पॉइंट वाइज पहले ही लिख दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और समय भी इसमें कम लगे, ताकि अपना कम समय में रदरफोर्ड टॉपिक है जो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, नहीं तो ज्यादा समय खिंच जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें आप अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। परमाणु एक सूक्ष्म गोलाकार परमाणु एक सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग है जो खोखला है। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म है, छोटा है, जैसा कि हमें पता है, डाल्टन ने बोला था कि सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। तो सूक्ष्म गोलाकार है और इसका अधिकांश भाग है जो खोखला है। अधिकांश भाग खोखला कैसे पता चला भैया? जब जो किरणें डाली थी आपने, अल्फा रेज डाली थी, वो सोने की पतली झिल्ली को क्रॉस करते हुए सीधी निकल गई थी, स्ट्रेट लाइन में गई थी। इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। ये पॉइंट्स रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में रखे। ये सारे के सारे पॉइंट्स रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताए जो आपको क्लियरली समझने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अगर मैं एक परमाणु का आकार यहां बनाना चाहूं, जो कि अभी तक पता नहीं चला था, रदरफोर्ड के मॉडल से ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, लेकिन अपने को पहले ही पता है इसलिए अपन बनाते हैं कि प्रत्येक, ये मान लो परमाणु है, तो परमाणु के केंद्र में क्या उपस्थित होता है? धनावेश उपस्थित होता है, और उस धनावेश को क्या कहते हैं? अपन नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म आयतन में, बहुत ही छोटे आयतन में, कम आयतन में धनावेश, बहुत ही छोटे आयतन में धनावेश उपस्थित होता है, पॉजिटिव उपस्थित होता है। उसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है, न्यूक्लियस उपस्थित होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक परमाणु में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित है, वो सारे के सारे उस परमाणु के कहां केंद्रित होंगे? धनावेश जो है वो नाभिक में केंद्रित होंगे। ठीक है, तो परमाणु में उपस्थित सभी प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। ये रदरफोर्ड मॉडल में बताई गई बातें हैं, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो परमाणु जो है बहुत ही छोटा गोलाकार होता है। कैसे होता है? गोलाकार होता है, और जिसका अधिकांश भाग है जो खोखला होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में बहुत ही कम आयतन में जो धनावेश उपस्थित होता है, जिसे क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। और परमाणु का सभी धनावेश, सारा धनावेश उस नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो और परमाणु में उपस्थित सभी प्रोटॉन या धनावेश उस नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय, ये यहां पर कंक्लूजन रदरफोर्ड ने निकाला। ध्यान रखना कि एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चक्कर लगाते हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में। ठीक है, वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में। सबसे पहले रदरफोर्ड ने बोला था, लेकिन ये इस थ्योरी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाने की वजह से ही रदरफोर्ड का मॉडल है जो फेल हुआ था, या फिर कह सकते हैं उसमें कुछ कमियां निकाली गई थी। बाकी ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत ही हद तक सक्सेसफुल मॉडल है, और यहीं से काफी चीजें क्लियर हुई थी वैज्ञानिकों को। ठीक है, तो यहां से ये पता चला, क्या पता चला? कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक की त्रिज्या, एक न्यूक्लियस की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में बहुत ही नगण्य छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या में बहुत ही कम होती है, और उसका मान ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? कि R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3। ठीक है, जो अपन कह सकते हैं नाभिक की त्रिज्या परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो
एक परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के घनमूल का मतलब होता है उसकी पावर 1/3, ठीक है। तो एक नाभिक की त्रिज्या परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के घनमूल का मतलब होता है 1/3 के समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर ये R क्या है, R है परमाणु की त्रिज्या, मैं यहां लिख रहा हूं R इक्वल टू नाभिक की त्रिज्या, और A यहां पर क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन की संख्या, ठीक है। तो A यहां पर न्यूक्लियन की संख्या और R यहां पर क्या है, नाभिक की त्रिज्या है। तो ये एक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के सारे पॉइंट्स यहां पर क्लियर हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। कैसे, परमाणु जो है सूक्ष्म गोलाकार है और जिसका अधिकांश भाग खोखला है, परमाणु के अंदर सूक्ष्म आयतन में धनावेश उपस्थित है, ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं। उपस्थित सभी प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है, और चारों ओर वृत्तीय पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसके नाभिक की त्रिज्या के घनमूल के समानुपाती होती है। ये चीजें रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में बताई गई थी, ठीक है। अब ये मॉडल अच्छी तरीके से दिया गया, ये मॉडल कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको अपन कहते हैं इस मॉडल के दोष या इस मॉडल की कमियां, ठीक है। तो क्या है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां या रदरफोर्ड मॉडल के दोष, तो बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल के दोष या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो क्या है इसकी कमियां, देखते हैं। तो दोष और कमियां, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स, द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की, परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें इसने एक्सप्लेन की, जो कि आप लिखी हुई पॉइंट वाइज देख सकते हैं। सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण है, ठीक है, न्यूट्रल जो है पार्टिकल है जिसका जो अधिकांश भाग है वो खोखला है, इसके बीच में नाभिक होता है, उसमें धनावेश मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो साइज होती है न्यूक्लियस की साइज वो एटम की साइज की तुलना में नगण्य होती है, बहुत कम आकार होता है न्यूक्लियस का, नाभिक का। ये रदरफोर्ड ने सभी चीजें अपने मॉडल में बता दी, जो कि अभी तक वही चीजें चल रही है। लेकिन ये कुछ चीजें बता नहीं पाया या फिर इसने कुछ चीजें ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वजह से ये मॉडल पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। कौन सी वो कमियां हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले रदरफोर्ड ने ऐसा बताया कि साहब ये जो परमाणु मॉडल है वो सौर मंडल की तरह है, ठीक है। सौर मंडल में जैसे सूर्य बीच में होता है और जो प्लैनेट्स हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन यहां पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस में परमाणु के जो नाभिक है उसमें धनावेश है, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटॉन मौजूद है, और इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर कोशों में चक्कर लगा रहे हैं उसमें ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो कौन सा बल होगा, बताओ? वो बल होगा कूलाम बल, कूलामीय बल, कूलामीय आकर्षण बल, जिसका मान होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। Q1 Q1 चार्ज फर्स्ट, Q2 चार्ज सेकेंड अपॉन R स्क्वायर, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो वह दूरी जो दोनों चार्ज के बीच में मौजूद है वो R होती है। तो ये चार्ज होता है। इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया, इसने बताया सौर मंडल की तरह होता है। इसका मतलब उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि पूरी तरीके से सत्यापित नहीं होती है। तो इस वजह से ये मॉडल कुछ असफलता के दायरे में आ गया। दूसरी बात, यहां पर एक अगर कोई भी आवेश लगातार चल रहा है, लगातार घूम रहा है कोई भी आवेश, तो वो निरंतर ऊर्जा का ह्रास करेगा, अपने में से ऊर्जा का निष्कासन करेगा, लगातार उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। अगर रदरफोर्ड की बात करें, इस मॉडल की बात करें, तो इसने बताया कि साहब जो बीच में केंद्र में होता है वो नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ये अपने नाभिक बना दिया, प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस लिख दिया, और बाहर क्या होते हैं, कैसे कोश होते हैं,
बोलो, वृत्ताकार कोश होते हैं, या फिर रदरफोर्ड ने ऐसे बोला कि यहां पर इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय पथ में। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें अपन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है ऐसे। जब इसने यहां तक चक्कर कंप्लीट किया तब इसकी ऊर्जा में कुछ कमी हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि यह फैक्ट है कि कोई भी आवेशित कण लगातार अगर चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में है जो कमी होगी, उसकी ऊर्जा में निरंतर क्या होगी, कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर पूरा चक्कर यहां तक लगाएगा तो क्या ये वापस यहीं पर टकराएगा या फिर इसकी ऊर्जा में कुछ कमी होगी? तो ये अगर इसकी ऊर्जा में कुछ कमी होगी तो इसको जो नाभिक है, धनावेश है, वो अधिक आकर्षित करने की क्षमता रखेगा। बोलो, तो ये अपनी ओर थोड़ा सा इसको खींच देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसे करते अगर इसके ऊर्जा में लगातार कमी होगी तो धीरे धीरे ये कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता है तो फिर परमाणु का अस्तित्व खत्म, फिनिश। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल जाएंगे, न्यूट्रलिटी हो जाएगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन का अलग से अस्तित्व ना होगा और ना ही प्रोटॉन का अलग से अस्तित्व होगा, तो परमाणु का अस्तित्व खत्म। तो यहां पर अपन ये एक्सप्लेन यहां पर रदरफोर्ड नहीं कर पाया, एक परमाणु के अस्तित्वता के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। ठीक है, तो यहां पर ये सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रॉन के लगातार चक्रण की वजह से उसके निरंतर ऊर्जा में कमी होती है और वो धीरे धीरे नाभिक में गिर जाएगा, ऐसी परिकल्पना दूसरे वैज्ञानिकों ने की और वो बिल्कुल सही थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये नील्स बोर ने आने वाले मॉडल में बताया कि ऊर्जा के अलग अलग स्तर होते हैं और अलग अलग ऊर्जा के स्तरों में इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है। लेकिन रदरफोर्ड इस मॉडल को, इस चीज को सही से क्लियर नहीं कर पाया, इसीलिए यह उसकी दूसरी कमी होती है। ठीक है, और इसकी एक और कमी यह मॉडल स्पेक्ट्रम्स को नहीं समझा पाया। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखाएं जो होती है, बामर, पाचन, ठीक है, ये रेखाएं जो है बोर ने बाद में समझाई थी। तो इन रेखाओं के बारे में भी यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। तो क्या क्या चीजें, इसकी कमियों के बारे में अगर अपन लिखना चाहें तो क्या कमियां हैं? नंबर फर्स्ट, ऋणावेश इलेक्ट्रॉन व धनावेश नाभिक, या मैं लिख सकता हूं नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम्ब बल की व्याख्या नहीं की। कूलाम्ब बल के बारे में मैं लिख देता हूं यहां पर ब्रैकेट में K(Q1Q2)/r²। ठीक है, इसने सौर मंडल के रूप में माना था। दूसरी कमी, इलेक्ट्रॉन के चक्रण से लगातार ऊर्जा की कमी होगी, वह अंत में वह नाभिक में गिर जाएगा, इस अवधारणा के अनुसार। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया ये मॉडल। ये रदरफोर्ड मॉडल के दोष, कमियां। ठीक है, तो आप एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं आपको। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम्ब बल K(Q1Q2)/r² की व्याख्या रदरफोर्ड ने नहीं की, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कोई भी आवेशित कण जब चक्कर लगाता है
तो उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आती है, जिस वजह से वो अगर ऊर्जा में कमी आएगी तो धीरे धीरे गुलामी बल की वजह से वो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरता नहीं है। अगर गिरता तो नाभिक का अस्तित्व परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी व्याख्या भी रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया। इसीलिए यहां पर अगर अपन बनाना चाहें तो ये मॉडल जो है ये नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगातार धीरे धीरे नाभिक के अंदर गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यह मॉडल फेल हो गया। परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में भी चर्चा नहीं कर पाया, जो कि बोर ने अपने मॉडल में किया था। बोर ने ऊर्जा के स्तर बताए थे, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल के दोष हैं और ये रदरफोर्ड मॉडल के पॉइंट्स है जिसके बारे में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी।